हेलो, कैसे हैं आप सभी? तो आज है 27 अगस्त और 27 अगस्त के हम लोग करंट अफेयर करेंगे आज। और डेली हम लोग करंट अफेयर करते हैं, तो आज 27 अगस्त के करंट अफेयर करने वाले हैं। थोड़ा-सा क्या है कि वीडियो थोड़ा सुबह जल्दी आना चाहिए, लेकिन कुछ कार्य होने की वजह से आज वीडियो सुबह मॉर्निंग में जल्दी नहीं आ पा रहा है। तो इसीलिए अभी आप जब भी आपको मुझे समय मिल रहा, तब मैं एक वीडियो अपलोड करके डाल दे रहा हूँ। बाकी का क्या है, चैनल अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा-सा सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो। और जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो आज का शुरू करते हैं सबसे पहले विचार से। तो आज का थॉट ऑफ द डे क्या है? सफलता का कोई जादुई मंत्र नहीं है, यह केवल आपकी निरंतर मेहनत, अनुशासन और अटूट प्रयास का परिणाम है। ठीक है? ये अटूट प्रयास का परिणाम है। तो ये किसके? ये प्रतियोगिता परीक्षा मार्गदर्शक हैं, उन्होंने लिखा है। बाकी आप सभी को पता है, इन सब चीज़ों को पता सबको रहता है, लेकिन डिपेंड क्या करती हैं? डिपेंड ये लेकिन चीज़ें पता सबको होता है, लेकिन मैटर क्या होता है? मैटर ये होता है कि हमें चीज़ों को बार-बार याद कराना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है अमेरिका ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, यानी कि अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था और उसके वैश्विक तेल निर्यात नेटवर्क को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट की घोषणा की है। अब यहाँ पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पेपर में क्वेश्चन पूछेगा ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट की घोषणा अमेरिका ने किस देश की निर्यात नेटवर्क को निशाना बनाने के लिए की है? तो किसके लिए? ईरान के लिए की है। ईरान की उद्देश्य क्या है इसका? ईरान की अर्थव्यवस्था अवैध तेल व्यापार पर सख्त प्रतिबंध लगाना। क्या है? सख्त प्रतिबंध लगाना। अब बात ईरान की आई है, तो एक बार ईरान को समझ लें। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक है? यहाँ के सर्वोच्च नेता क्या है? कौन है? अयातुल्ला अली खamenei। कौन? अयातुल्ला अली खामेनेई। ठीक है? यहाँ के सर्वोच्च नेता हैं। रेगिस्तान यहाँ पे एक प्रमुख रेगिस्तान है, दस्ते लुत और दस्ते कभी यहाँ पे प्रमुख रेगिस्तान है। सर्वोच्च पर्वत की बात करें तो माउंट दमाबंद यहाँ पे सर्वोच्च पर्वत है। ठीक है? सर्वोच्च पर्वत है। ठीक है? इसकी सीमा 7 देशों से लगती है, जिसमें पाकिस्तान से भी इसकी एक सीमा लगती है, ईरान की। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे ये कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ठीक है? इन सब के बीच में ये अवस्थित है। ठीक है? इसके अलावा बात करें तो दस्ते लुत्फ़, जो यहाँ दस्ते लुत्फ़ की जो बात हो रही है, दस्ते लुत्फ़ पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थानों में से एक है। इसके अलावा दस्ते कबीर ये महान नमक मरुस्थल है। कैसा है? दस्ते कबीर कैसा? ये नमक मरुस्थल है। कैसा? नमक मरुस्थल है। ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे माउंट देवबंद है। जो माउंट देवबंद के बारे में हमने पढ़ा है, माउंट देवबंद, ये क्या है? तो ये माउंट देवबंद जो है, इसको ये 5 या 610 किलोमीटर 10 मीटर लंबा है, ऊँचा है। 5 या 610 मीटर ऊँचा है और यह एशिया का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी पर्वत है। एशिया का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत है, ध्यान रखेंगे। ठीक है? और ये कौन-सी पर्वतमाला का हिस्सा है? तो ये माउंट देवबंद है। ये अल्बर्ट पर्वतमाला का हिस्सा है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है? भारत और ईरान के संबंधों की बात करें, तो भारत और ईरान के संबंधों में बात करें, तो क्या कहते हैं, चाबहार पोर्ट समझौता हुआ था हमारा। ठीक है? किसके लिए हुआ था? कि भारत के लिए मध्य एशिया और अफ़गानिस्तान तक पहुँचने का रणनीतिक बाईपास मार्ग खोला गया था, पाकिस्तान को अलग करते हुए। क्या हमने चाबहार पोर्ट खोला था? चाबहार पोर्ट, ठीक है? किसके लिए? अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान अ, और जो मध्य एशिया, वहाँ जाने के लिए खोला गया था। ठीक है? ध्यान रखेंगे। हुँ। इसके अलावा बात करें तो ईरान हाल ही में ईरान हाल ही में 2023 में एससीओ का सदस्य बना है, एससीओ का। और 2024 में ब्रिक्स का संयुक्त सदस्य बना। अगर आप मेरे साथ डेली करंट अफेयर कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा हम ईरान को डेली ही पढ़ रहे हैं ब्रिक्स के समझौते के मद्देनज़र। ठीक है? इसके अलावा अब जो ये जो घटना हुई है, जो अमेरिका ने
ये ऑपरेशन चलाया, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आएगा, और इसके अलावा क्या कहते हैं, भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रभाव और चाबहार परियोजना पर प्रतिबंध के जोखिम इससे हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया था कि दस्ते लुत्फ, दस्ते लुत्फ जो अभी मैंने आपको यहाँ पढ़ाया है, दस्ते लुत्फ, ये दस्ते लुत्फ दस्ते लुत्फ मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये ईरान में अवस्थित है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बना था, एशिया का सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत माउंट देवबंद किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो ये अल्बर्ज पर्वतमाला का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं कौन सा है। अगला है वर्ल्ड IWG वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनीवेयर इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट आई है। इसमें क्या है? इसमें मुंबई 77 अंक के साथ भारत का एकमात्र शामिल होने वाला शहर बना है। कौन? मुंबई इसमें पहला एकमात्र शहर बना है जो 77 अंकों के साथ बना है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो प्रथम स्थान पे कौन रहा है? प्रथम स्थान पे बैंकॉक रहा है, द्वितीय स्थान पे टोक्यो है, तीसरे स्थान पे बार्सिलोना स्पेन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात अगर महाराष्ट्र की हो रही है, मुंबई की हो रही है, तो मुंबई से कनेक्ट होता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से बात करें तो महाराष्ट्र से आज हम राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में कौन सा? एक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा ताडोबा है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा बात करें तो नवेगांव है। इसके अलावा बात करें तो गूगामल है। इसके अलावा बात करें तो पेंच है। कौन है? पेंच है। ठीक है, ये सारी चीज ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो लोडार झील, लोडार झील यहीं पे स्थित है। कौन सी? लोडार झील। लोडार जो झील है जिसका निर्माण उल्कापिंड से हुआ है, ये कहाँ पे अवस्थित है? ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है यूपीआई डिजिटल भुगतान प्रणाली की 10वीं वर्षगांठ, लॉन्च तिथि 25 अगस्त 2016 को ये लॉन्च की गई थी। यूपीआई को कब लॉन्च किया गया था? 25 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था, और 25 अगस्त 2026 को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है हमने। वैश्विक विस्तार की बात करें तो सिंगापुर यूएई, ठीक है, फ्रांस, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस में ये यूपीआई पेमेंट के थ्रू पेमेंट स्वीकार्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और स्थापना की वर्ष की बात करें, एनपीसीआई, इससे रिलेटेड एक संस्था है एनपीसीआई। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। ठीक है, और कौन से एक्ट के तहत? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। आपसे पेपर में पूछ सकता है कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट कब आया? तो 2007 में आया था। मुख्यालय कहाँ पे? मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। मुंबई महाराष्ट्र के बारे में हमने अभी राष्ट्रीय उद्यानों को समझा है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र के बारे में राष्ट्रीय उद्यानों को समझा। कौन कौन से हैं? संजय गांधी है, ताड़ोबा है, नवेगांव है, गूगामल है, पेंच है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो जो यूपीआई है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीआई की फुल फॉर्म बताओ। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है। और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसे एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया। इसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा इसे विकसित किया गया। एनपीसीआई की स्थापना 2008 में हुई थी। ठीक है, और दूसरा अगर बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन आरबीआई से भी बनता है कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग के तहत हुई थी? तो हिल्टन यंग आयोग के तहत हुई थी। हिल्टन यंग आयोग के तहत हुई थी। ठीक है, हमने आयोग को भी, इसको आरबीआई को भी देख लिया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल अर्जुन वाहिनी विशेष बल। तो पश्चिम बंगाल अर्जुन वाहिनी विशेष बल को शामिल कर विशेष आपदा प्रतिक्रिया सुरक्षा बल का गठन किया गया है। विशेष आपदा प्रक्रिया सुरक्षा बल का गठन किया गया अर्जुन वाहिनी का। ठीक है, इसमें क्या है कि बंगाल राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण का प्रावधान किया गया। किसका? 20% आरक्षण का भुगतान किया गया। किस राज्य ने किया? ये पश्चिम बंगाल ने किया है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो पश्चिम बंगाल के कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे सुंदरवन डेल्टा है, जल्दपाड़ा है, गारूमारा है, बुक्सा है, नाओरा है, बेला और सिंगालीला है। ठीक है, राजधानी कोलकाता में है। ठीक इसकी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे कुछ नदियां हैं, जैसे यहाँ पे हुगली नदी है एक,
आप सभी ने सुनी होगी, हुगली नदी है यहाँ पे। हुगली नदी के अलावा एक तिस्ता नदी है, ठीक है। तिस्ता नदी के अलावा यहाँ पे एक दामोदर नदी है। और हुगली नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो हुगली नदी का जो हुगली नदी है, ये गंगा नदी की वितरिका या फरक्का बैराज से अलग फरक्का बैराज पर अलग होती है। क्या? फरक्का बैराज पर अलग होती है। अलग होती है, ठीक है। तिस्ता की बात करें तो तिस्ता जो नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदी है। इसके अलावा ये निकलती कहाँ से? ये निकलती है आपकी पाहोनरी हिमनद सिक्किम से। कहाँ से? पाहोनरी, पाहोनरी सिक्किम से ये निकलती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें दामोदर की, तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार झारखंड से इसका उद्गम स्थल होता है। छोटा नागपुर पठार झारखंड से इसका उद्गम स्थल होता है, और इसे बंगाल का शोक कहते हैं। कौन सा? बंगाल का शोक कहते हैं, इसे बंगाल का शोक कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है इसमें, जो हमने नदियों के बारे में देख लिया। दामोदर नदी यहाँ की बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर दामोदर नदी को, ठीक है। इसके अलावा जो जरदपाड़ा इसका राष्ट्रीय उद्यान है, जरदपाड़ा, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, तो इसको तो याद ही कर लो, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो एक बार प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था, सिंगीलाला, सिंगालीला ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये रेड पांडा के लिए फेमस है। कौन सा? सिंगालीला, सॉरी सिंगालीला नहीं, क्या बोलते हैं इसको, अरे क्या नाम है इसका, सिंगालीला, हाँ क्या, सिंगालीला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एनएसजी पहला ऑल वुमेन कमांडो कन्वर्जन कोर्स, एनएसजी का पहला ऑल वुमेन कमांडो कन्वर्जन कोर्स शुरू हुआ है, ठीक है। क्या है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी ने मानेसर स्थित प्रशिक्षण केंद्र में आतंकवादी रोधी अभियानों के लिए क्या किया है? अपना पहला ऑल वुमेन कमांडो कन्वर्जन कोर्स शुरू किया है, ऑल कन्वर्जन कमांडो कोर्स शुरू किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एनएसजी का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे? मानेसर हरियाणा में, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, ठीक है। इसके अलावा इसकी स्थापना 1886 को हुई थी, ठीक है। उपनाम क्या है? ब्लैक कैट्स इसका उपनाम है। इसके अलावा मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और महानिदेशक इसके श्रीनिवासन जी हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इसकी विशेष करके इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ एक ऑपरेशन है जिनमें जो एनएसजी के द्वारा चलाए गए, एक ऑपरेशन ब्लैक टारनेडो चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लैक टारनेडो चलाया था। ये कहाँ पे? 2008 मुंबई हमले के लिए चलाया गया था। किसके लिए? 2008 मुंबई हमले के लिए चलाया गया था। आइए आगे देखते हैं। आगे एआई प्लेटफॉर्म आदिबाणी और जागो चैटबॉट, एआई प्लेटफॉर्म आदिबाणी और जागो चैटबॉट का शुभारंभ किया गया। इसका मतलब क्या है, क्यों लाया गया? आइए इसको देखते हैं। तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मैसूर कर्नाटक में, कहाँ पे? मैसूर कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक में क्या हुआ है? जनजातीय भाषाओं संग्रहालयों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां एआई संचालित आदिबाणी भाषा प्लेटफॉर्म और जागो चैटबॉट को लॉन्च किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें तो जनजातीय संग्रहालय कहाँ कहाँ पे? सबसे पहले यही देख लेते हैं। तो जनजातीय संग्रहालय एक तो आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ पे? तो रांची झारखंड में है। इसके अलावा बात करें तो उड़ीसा राज्य जनजातीय संग्रहालय कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इसके अलावा बात करें तो बादल भोई राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पे? छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें, अब जनजाति की बात हो रही है तो इससे संबंधित संविधान में क्या है, हमारे पॉलिटी में क्या है? तो पॉलिटी संविधान 5 अनुसूची, सबसे अनुसूची कितनी? 12 है, और अनुसूची 12 है इस पॉलिटी में, संविधान में अनुसूची 12 है, जिसकी अनुसूची 5 और 6 जनजाति अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है, अनुसूची 5 और 6। इसके अलावा बात करें
तो 338A आर्टिकल, 395 टोटल आर्टिकल है, जिसमें से 338A क्या कहता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एनसीएसटी की स्थापना, एनसीएसटी की स्थापना के बारे में बताता है। जनजाति गौरव दिवस कब मनाते हैं? तो जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं आपका 15 नवंबर को। कब मनाते हैं? 15 नवंबर को, 15 नवंबर को मनाते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु अन्नपूर्णा सुपर 6 एलपीजी योजना, इसके बारे में कल हमने बात की थी। ये किसके साथ तमिलनाडु सरकार ने चालू की है, ठीक है, और ये एलपीजी से संबंधित योजना है, ठीक है। आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायपालिका अधिनियम संशोधन, तो क्या है इसके बारे में समझते हैं। काफी इंपोर्टेंट न्यूज है और ये हमेशा के लिए पेपर में पूछे जाने योग्य न्यूज है। आइए इसको समझते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ न्यायपालिका की प्रवेश स्तरीय न्यायिक सेवा में शामिल होने के लिए अनिवार्य वकालत अनुभव को 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दिया। कितना? वकालत अभ्यास को कितना? 3 वर्ष से घटाकर कितना? 1 वर्ष कर दिया है। तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट में अधीनस्थ न्यायपालिका की परीक्षा में बैठने तो अनिवार्य वकालत अभ्यास कितना? 3 वर्ष पहले था, इसको घटा के 1 वर्ष कर दिया है। इस नए कानून स्नातकों को न्यायिक सेवा में शीघ्र प्रवेश का अवसर मिलेगा। सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसके बारे में, हाई कोर्ट के बारे में 214 से लेकर 231 तक है, और अधीनस्थ न्यायालय 233 से लेकर 237 तक है। कुछ भी याद नहीं है तो इतना तो याद कर लो, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं आगे कौन कौन से आर्टिकल हैं। चलिए आगे समझते हैं कुछ एक आर्टिकल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले पेपरों के हिसाब से, ठीक है। एक बार ब्लैक पेन लेते हैं, उसके बाद चीजों को विस्तार से करना शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 124 है, 129 है इंपोर्टेंट, ठीक है, 131 है, 136 है, ठीक है, 137 है, इसके अलावा 141 है, 143 है, ठीक है। तो 124 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन। इसके अलावा 129 क्या कहता है? अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय क्या कि जो भी कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जाएगा, आदेश दिया जाएगा, उसको आने वाले भविष्य में उस आदेश के बिहाफ पे हम नियमों को समझाने के लिए, आदेश को किसी की एग्जांपल देने के लिए हम पुराने आदेश का सहारा ले सकते हैं कि आपने पिछले ऐसे ऑर्डर में आपने ऐसा कहा था, तो अभी भी ऐसा होना चाहिए। आपको ये बात मैं आशा करता हूँ समझ में आई होगी। अभिलेख न्यायालय का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपने कोर्ट में जब हम कोई केस डालते हैं, कोर्ट में जब कोई केस डालते हैं तो न्यायालय को अवगत कराने के लिए कि आप पिछले एक केस ऐसा ही हुआ था, सेम केस, उस केस में आपने इस तरीके का निर्णय दिया था, माननीय न्यायालय ने इस तरह का निर्णय दिया था, उस न्यायालय को तो उसी केस के ब्याह पे आप माननीय न्यायालय को फिर से ऐसा ही डिसीजन देना चाहिए। आपको ये चीज समझ में आई होगी। उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार है इसमें, मूल अधिकार है इसमें 131 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 136 में क्या है? विशेष अनुमति याचिका, अनुमति याचिका, ठीक है। इसके अलावा 137 में क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन क्या चीज है? इस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो इसको। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये है कि पहले जैसे जब भी कोई नियम बनेगा, उस नियम को सुप्रीम कोर्ट अपने अकॉर्डिंग उस पर विचार करेगा, और विचार करने के बाद देखेगा क्या वो संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं, क्या वो संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं, कहीं वो संविधान का हनन तो नहीं कर रहा है। तो इसी एक आर्टिकल की वजह से क्या है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, ठीक है। 141 में क्या है कि उच्चतम हाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं, सभी न्यायालयों पे, सभी न्यायालयों पे बाध्यकारी हैं, ठीक है। इसके बाद 143 क्या है? सलाहकारी। उच्चतम जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट का सलाहकार होगा, परामर्श करने की शक्ति, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आई होंगी आपको। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे है दार्जिलिंग तराई गोरखा मुद्दों हेतु तो उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। किसका? उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो क्या है इस न्यूज को एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या है
इसके घोषणाकर्ता कौन है? अमित शाह जी ने गोरखा समुदाय के दीर्घकालीन समाधान हेतु समिति की घोषणा की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस समिति का अध्यक्ष कौन बनाया गया? पंकज कुमार सिंह को समिति की अध्यक्षता करेंगे। कौन? पंकज कुमार सिंह समिति की अध्यक्षता करेंगे। लक्ष्य क्या है? कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग तराई द्वार क्षेत्रों में गोरखा जाति से जुड़े राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों का समाधान करना। किसका? गोरखा जाति से जुड़े हुए राजनीतिक और सामुदायिक मुद्दों का समाधान करना। ठीक है, ध्यान रहेगा। बात दार्जिलिंग की हो रही है, तो दार्जिलिंग चाय को भारत का पहला जीआई टैग मिला था। जीआई टैग मिला था, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें, तो इसके अलावा यहाँ से पश्चिम बंगाल के बारे में हमने बात कर ही ली है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे ICAR NBAGR 4 नई देसी गौ नस्लों का पंजीकरण किया है। सबसे पहले तो बात यह है, कल ही मैंने आपको बताया था ICAR का क्या हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में सभी के सभी बताओ, ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ पे? सभी के सभी कमेंट बॉक्स में बताओ। अब क्या है कि करनाल हरियाणा में अवस्थित ICAR राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो यानी NBAGR का मतलब क्या है? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ने गायों की 4 देसी नस्लें, जिसमें कौन सी है? उमरदा है, पेरियार है, कोप्पल है, महाकौशली है, को पंजीकृत किया है। क्यों इनको पंजीकृत किया है? जिससे पंजीकृत पशु नस्लों की कुल संख्या कितनी हो गई है? कुल संख्या 262 हो गई है। यहाँ दोनों ही चीज इंपोर्टेंट है कि क्या कि कुल नस्लों की संख्या कितनी हो गई है? भारत में अब देसी पशु नस्लों की संख्या 262 हो गई है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ICAR का मुख्यालय कहाँ पे? ICAR का मुख्यालय दिल्ली में है। जिन लोगों ने लिखा वो उनका भी अच्छा, जिन्होंने नहीं लिखा वो याद कर लो। NBGR का मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय करनाल हरियाणा में है। और इसमें पंजीकृत देसी नस्लों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 262 हो गई है। ठीक है, यहाँ बस आपको यही ध्यान रखना, चारों नस्लों को याद रखना। विशेषता या बेरोड ध्यान नहीं रखना, क्योंकि इसको ध्यान रखने में ये भूल जाओगे। संबंधित क्षेत्र ध्यान रख लो। उमरदा कहाँ से? महाराष्ट्र से संबंधित है। पेरियार कहाँ से? केरल से संबंधित है। तो पेरियार केरल से संबंधित ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है। कोप्पल कोप्पल कर्नाटक से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। महाकौशली महाराष्ट्र से संबंधित है। तीनों चारों को ध्यान रखेंगे, तीनों चारों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो NBAGR की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1984 को हुई थी। कब हुई थी? 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इसका मुख्यालय हरियाणा में है, हम सब ने पढ़ रखा है। ठीक है, इसके अलावा यहां से इंपोर्टेंट है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति जनक बताओ कौन है? श्वेत क्रांति जनक है वर्गीज कुरियन इसके जनक हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है कि NBAGR का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है। ये आपका प्रीवियस ईयर भी है। तो चलिए आगे देखते हैं। IIT मद्रास और इंटेली स्मार्ट कार सीट का डेवलपमेंट किया है। किसने किया है? IIT मद्रास ने किया है। तो IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने वाहन चलाते समय ड्राइवर की थकान और नींद की पहचान की चेतावनी देने के लिए बिना किसी बाहरी सेंसर की स्मार्ट कार सीट यानी इंटेली सीट की विकसित की है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि ड्राइवर को बैठने के तरीके, हृदय गति और सूक्ष्म शारीरिक गतिविधियों से थकान और नींद का पता लगाती है। किसका? थकान और नींद का पता लगाती है। किसने विकसित की है? IIT मद्रास ने विकसित की है। ठीक है, इसका सबको पता है इसका महत्वपूर्ण काम। रात में ड्राइविंग के दौरान ड्राइवरों को झपकी आने पर यह तुरंत अलार्म की चेतावनी देगी। ठीक है, पूर्णतः मेक इन इंडिया के तहत विकसित की गई यह सुरक्षा प्रणाली है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा IIT मद्रास के हाल ही में क्या क्या किया है? IIT मद्रास को एक बार देख लेते हैं। तो IIT मद्रास ने भारत OS का जो डेवलपमेंट किया था IIT मद्रास ने किया था। भारत OS क्या है? भारत का अपना स्वयं का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कदम में क्या है? कदम में है भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक। कदम क्या है? कदम क्या है? भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रास्थानिक घुटना कदम है। इसके अलावा आई स्टेम, ये भारत राष्ट्रीय शोध मंच है। आई स्टेम क्या है?
राष्ट्रीय शोध मंच मंच है। और विदेशी परिसर, विदेशी परिसर में क्या है कि तंजानिया में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है। क्या विदेशी परिसर भी किया है? तो आईआईटी मद्रास का हाल ही में तंजानिया में एक अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल परिसर भी स्थापित किया है। तो पूछ सकता है कि आईआईटी मद्रास ने हाल ही में किस देश में इंटरनेशनल परिसर अपना स्थापित किया है? तो तंजानिया में किया है। आगे क्वेश्चन है, आगे किष्किंधा पहाड़ियों में 50 साल बाद बाघ मिले। तो क्या है, कर्नाटक के कोप्पल जिले में, कर्नाटक के कोप्पल जिले में अवस्थित किष्किंधा पहाड़ियों में, किसमें? किष्किंधा पहाड़ियों में लगभग 50 दशकों से, लगभग 5 दशकों से 50 के बाद एक नर बाघ की उपस्थिति दर्ज की गई है। 50 वर्षों के बाद एक नर बाघ की उपस्थिति दर्ज की गई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कब शुरू किया गया था? तो 1973 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1973 को शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? बताओ यहीं से। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? तो 1992 को शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब शुरू किया गया था? स्नो लेपर्ड तो कब? 2008 को शुरू किया गया था। 2020 में किसको शुरू किया गया बताओ? तो प्रोजेक्ट लॉयन को शुरू किया गया। किसको? प्रोजेक्ट लॉयन को शुरू किया गया। तो चारों प्रोजेक्ट को ध्यान रखेंगे, ठीक है, चारों प्रोजेक्ट को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें तो सर्वाधिक बाघ कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक बाघ आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक बाघ आप कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें तो किष्किंधा का संबंध किससे? तो रामायण काल में वानर साम्राज्य की राजधानी आधुनिक हम्पी, आधुनिक हम्पी, ठीक है, की ये राजधानी रही है किष्किंधा, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पे है। किसके पे? तुंगभद्रा नदी के तट पे है। तुंगभद्रा नदी के तट पे है क्या? किष्किंधा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अंतरराष्ट्रीय भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS 2035। तो हमने पहले भी करंट अफेयर में पढ़ा हुआ है और फिर से एक और रिवीजन देखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आज भी इसको कनेक्ट कर लिया सिर्फ आपके रिवीजन के लिए। तो इसको 2035 तक अपना स्वयं का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना इसका लक्ष्य है। 2028 में इसका पहला मॉड्यूल यानी BAS बनकर स्थापित करने वाले हैं हम लोग। पृथ्वी की निचली कक्षा यानी LEO में लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होगा। कहाँ पे? 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होगा। कुल द्रव्यमान एवं संचलन लगभग 52 टन का कुल भार एवं इसमें 5 मॉडल स्थापित होंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो जो अंतरिक्ष अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, वो 2030 में डीकमीशन होना है। इसलिए हम लोग अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बना रहे हैं, इसलिए हम लोग खुद का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान रहे। चलिए यहाँ पे हमारे करंट अफेयर सारे सारे समाप्त होते हैं। अब देखते हैं कुछ MCQ। हाल ही में अमेरिका द्वारा किस देश पर ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के तहत प्रतिबंध लगाए गए? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? IWG वर्क फोरम एनीवेयर इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा एकमात्र शहर शामिल हुआ है? तो बताइए इसमें कौन सा एकमात्र शहर शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ईरान होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ दो नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो मुंबई इसमें शामिल हुआ है, ठीक है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स में, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के किस वर्ष लॉन्च किया गया था जिससे 2026 में 10 वर्ष पूरे किए हैं? तो किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 25 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। NPCI के माध्यम से। हाल ही में पूर्व अग्निवीरों के लिए अर्जुन वाहिनी बल का गठन किस राज्य में किया गया है? तो अर्जुन वाहिनी बल का गठन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में किया गया है। NSG द्वारा देश के पहले ऑल वुमेन कमांडो कन्वर्जन कोर्स का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये मानेसर हरियाणा में होगा। हम सबको याद रखना चाहिए क्योंकि NSG का मुख्यालय मानेसर हरियाणा में है, तो यहीं से कनेक्ट हो जाएगा। जनजातीय बोलियों को संरक्षण तो AI प्लेटफॉर्म को विकसित करके नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? आदिवाणी इसका नाम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अन्नपूर्णा सुपर 6 योजना किस देश से, किस प्रदेश से संबंधित है? ये तमिलनाडु संबंधित है। ICR NBAGR करनाल द्वारा हाल ही में 4 नई गौ नस्लों को शामिल किया गया है, जिसमें कौन शामिल नहीं है? तो देखो उमरदा महाराष्ट्र से संबंधित है, पेरियार केरल से संबंधित है, कोप्पल कर्नाटक से संबंधित है, साहिवाल जो पंजाब से संबंधित है वो इसमें नहीं होगी। कौन सी? साहिवाल जो पंजाब से संबंधित है वो इसमें नहीं होगी, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसरो द्वारा अपने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन BS का पहला मॉडल BAS किस वर्ष लॉन्च होना है? तो ये 2028 में लॉन्च होना है, ध्यान रखें। 2035 में हम लोग उसको
कंप्लीट रूप से तैयार करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सभी करंट अफेयर को करा। सभी का आप लोगों को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं कर रखा तो लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिससे इसकी रीच बढ़े। धन्यवाद सभी।